श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो, आज बहुत ही हर्षित हृदय से आपके सम्मुख बैठा हूं। कारण ये है, आज हिंदी दिवस है और इस अवसर पर श्री SR देसवाल, संतराम देसवाल जी, जो कि हिंदी के प्रख्यात विद्वान हैं, वो हमारे बीच में हैं। आप सोनीपत रहते हैं, लेकिन हमारे लिए एक विशेष अवसर रहा कि आज सुबह जब मैंने आपको फोन किया तो इन्होंने बताया कि आज ये अपने बेटे के पास गुड़गांव रुके हुए हैं। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोई मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। मैंने इनसे प्रार्थना की और आज ये हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे साथ हमारे राजेश्वर वशिष्ठ जी, जो आपसे चिर परिचित हैं, जिनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द कम रहते हैं। कारण ये है कि किसी भी विषय पर बात करनी हो, हमारे पास राजेश्वर वशिष्ठ जी उपस्थित रहते हैं और मैं इनके टीचर होने का हक अक्सर ले लेता हूं और इनसे गुजारिश करता हूं कि ये आएं और हमारे स्टूडियो में बैठ के हमसे बातचीत करें। तो मैं इन दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज के इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप दोनों हमारे पास उपस्थित हैं। साथियों, वशिष्ठ जी वैश्य कॉलेज भिवानी में मेरे विद्यार्थी रहे। उसके बाद इनकी लंबी यात्रा रही। आपने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया और भी बहुत सारे इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं सर्वप्रथम इन्हीं से बात को शुरू करता हूं और इनसे कहूंगा कि वैश्य कॉलेज के बाद की अपनी यात्रा को थोड़े शब्दों में बताते हुए ये अपनी बात रखें। उसके बाद मैं और वशिष्ठ साहब मिलके श्री देसवाल जी से साक्षात्कार करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपका सहयोग रहेगा तो हम इनसे बेटर बातचीत कर पाएंगे। तो पहले कृपया आप बताने का। नमस्कार सर। 1978 में जी वैश्य कॉलेज भिवानी से जी ग्रेजुएशन करने के बाद जी मैं, हालांकि मेरे पास ऑप्शन ये थी कि साइकोलॉजी ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया था। यस। और उसमें बड़ी अच्छी स्थिति थी। हाँ। डॉक्टर सतनाम सिंह कुमार यस होते थे। हाँ। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ऑफर था कि आप यहाँ आके MA कीजिए। यस। लेकिन चूंकि रुझान साहित्य की तरफ था और कुछ क्रिएटिव करना चाहता था। यस। उन्हीं दिनों आकाशवाणी में पोस्ट निकली थी अनाउंसर्स की। हाँ। और मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। मेरे साथ सुमित्रा हुड्डा थी, जो रोहतक, हाँ रोहतक में, जो बड़ा जाना पहचाना नाम है। उन दिनों उनकी फिल्में आई, बहुरानी, सांची। हाँ। और अब उनकी बेटी भूमि पेडनेकर, हाँ। बहुत बड़ी प्रमुख हीरोइन है, प्रमुख हीरोइन। उसके बाद रेडियो में भी 2 साल काम किया मैंने, मन नहीं लगा, जर्नलिज्म किया, आगे MA किया जी। और उसके बाद की स्थिति ये रही कि मैं जाना तो बेसिकली टीचिंग में ही चाहता था। जी जी। लेकिन आप समझ सकते हैं, जो एरिना है टीचिंग का, उसकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको लेक्चरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। परिस्थितियां ऐसी होती थी, लोग वर्षों वर्षों एडहॉक पे चलते रहते थे। सरकारी पोस्टें निकलती थी, नहीं निकलती थी, या प्राइवेट कॉलेजेस में आप दौड़ते रहते थे। यस। तो उन दिनों बैंकों का बड़ा प्रसार हो रहा था जी। तो एज डायरेक्ट ऑफिसर मैंने बैंक को ज्वाइन किया। ओके। और वहाँ करियर शुरू किया। बैंक में भी हालांकि मैं अपने तरीके से बैंक को चलाने में कामयाब रहा। एज ए बैंकर मैंने बहुत कम समय तक काम किया। कौन से बैंक में? मैं इलाहाबाद बैंक में था, जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। 2020 में मर्ज हो गया इंडियन बैंक में। वहाँ मैंने एज फैकल्टी मेंबर, पब्लिक रिलेशंस में, प्रिंटिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब फील्ड्स में काफी सारा काम करने का मुझे मौका मिला। जी। आज इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे साथ डॉक्टर संतराम देसवाल जी हैं। Yes. इन्हें अभी हरियाणा साहित्य अकेडमी का
Yes. बहुत ही सम्माननीय सूरदास Exactly. पुरस्कार Exactly. आपको मिला है। हाँ। और आप लगातार अच्छी बात यह है कि आप जर्नलिज्म से भी जुड़े रहे और टीचिंग से भी जुड़े रहे। एक बड़ी राशि भी इस पुरस्कार 5 लाख रुपए 5 पाँच लाख लाख रुपए की राशि इस Yes. पुरस्कार में मिली। और आज आप भी हमारे साथ हैं सर। तो मेरा ख्याल ये है कि हम सब अपने बारे में बात करें, उससे बेहतर एक बड़ी चिंता का विषय हमारे सामने ये है कि आज 14 सितंबर है जी। और मैं थोड़ा सा नटशेल में एक इतिहास अगर आपके सामने रखूं, तो अगर हिंदी की बात हम करें तो 1900 गुस्ताखी माफ हो, मैं ऐसी ही छोटी सी इंट्रोडक्शन डॉक्टर संतराम जी की लेना चाहूंगा, जी, उसके बाद हम ठीक है, विषय पर सर, बात करेंगे। जी, जी। सर जी, आप कृपया बताने का कष्ट करें, आप अपनी थोड़ा सा जीवन यात्रा के बारे में बताएं, उसके बाद हम इसी विषय पर बात करें। मैं अपने जो महाविद्यालयीन दिन थे उनको यदि छोड़ दूं, झज्जर से मैंने स्नातक किया था जी। उसके बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो उन दिनों रोहतक विश्वविद्यालय होता था, हाँ जी, हाँ। उसमें मैं अंग्रेजी में दाखिला लिया था। ओके। और हमारे घर में उन दिनों ऐसी स्थिति नहीं थी कि मुझे आगे पढ़ने का मौका मिल पाए। जी। मेरे पिताजी का तो देहांत तभी हो गया था जब मैं 4 साल का था। ओके। मेरे वृद्ध पिता में थे, उन्होंने घर को संभाला, जी। या मेरी माता जी थी। जी। और वो मेरे पिता जो दादाजी थे वो ज्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, जी। मगर उनका शिक्षा के प्रति बड़ा प्रेम था। जी। जी। मेरे जो दादाजी ने आप ना पढ़ के और अपने 3 भाइयों को उस समय आज से 150 साल पहले मैट्रिक करवाया। मैट्रिक उस समय बहुत बड़ी होती थी। ठीक है। और एक मेरे दादाजी पटवारी लगे, ओके। 2 लगे शिक्षक, ओके। और वो सारा कृषि का ही कार्य करते थे। जी। तो वो हमें कहते थे कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा अर्जन करो, पढ़ो। राइट। मगर घर में स्थिति नहीं थी इस प्रकार की, जी। तो मना कर दिया कि बेटे अब कहीं नौकरी लग जाओ। मैं एयरफोर्स में लग गया था, जी। मैंने ज्वाइन नहीं किया। पुलिस में लग गया था, नहीं मैं वहाँ गया। जी। और भी कई मुझे नौकरी मिली, नहीं गया मैं। हम्म। और मेरे मन में ये था क्योंकि उनकी प्रेरणा थी और कुछ अंदर से भी था, सरस्वती माँ की कृपा थी, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, जी। गुरुओं की दुआएं थी जी। कि मैं आगे बढ़ना चाहता था। जी। पैसे थे नहीं। जी। तो अंतिम तिथि थी, उसमें मैंने हमारे पड़ोस में ही एक्साइज में थे दिल्ली, हमारे जो चाचा के लड़के, उनसे कहा भी मुझे 700 रुपये उधार दे दो, ओके। मुझे जरूरत है। ये नहीं बताया उनको मुझे क्या जरूरत है, मैं दे दूंगा। और वो पैसे लेके घर वालों को बिना बताए, बिना सामान लिए और रोहतक चला गया। ओके। और वो वहाँ पर दाखिले के पैसे भरे। मेरे पास कुछ नहीं, जी। केवल एक जोड़ी कपड़े जो मैंने पहन रखे थे, जी। 200 रुपये मेरे पास बचे थे, जी। वही पैसे थे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जी। कल्पना कीजिए कि मैं कभी किसी धर्मशाला में सोता, जी। उन कपड़ों को धो लेता, रात को सुखा लेता, पंखे में सूख जाते, फिर उनको तय करके रख लेता, राइट। सुबह फिर पहन के आ जाता। जी। ना पुस्तक ना और कुछ। जी। और ये सिलसिला उन 200 रुपये में मैंने 4 महीने तक निकाला। क्या बात। अब खाने के लिए कभी चना खा लिया, जी। कभी नहीं खाया, जी। ऐसे ही चलता था। तो साथियों, आपने देखा कि सभी उड़ान सिर्फ परों से नहीं, हौसलों से भी हुआ करती है। जी। तो देशवाल साहब उसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। जी आगे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारे एक साथी थे कक्षा में, 95 विद्यार्थी होते थे। वो आजकल प्रिवेंटिव ऑफिसर से सेवानिवृत्त होकर बॉम्बे ही सेटल है, ओके। धर्मपाल नामदल। ओके। तो वो कहने लगे कि कहाँ रहते हो? तो मैं, जाहिर है कि मुझे सत्य बोलना पड़ता था। हाँ। कि भाई मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, कमरा हाँ। लेके। हाँ। तो वो कहने लगे आज आपके कमरे पे चलते हैं। ओके। अब मेरा तो कोई कमरा था नहीं, कहाँ ले जाऊँ? हाँ। तो मैंने टाला भी, मगर वो कहने लगे नहीं चलेंगे। ओके। अब हाँ, आपने देखा होगा उसको मॉडल वो कहते मेडिकल मोड, ओके। वहां तक आ गए हम। हाँ। तो फिर वो कहने लगे चलो। हाँ। मैंने कहा भाई इस मेरी बात सुनो,
मैं झूठ बोलता था, माफी चाहता हूँ, गुस्ताखी होगी, हाँ, मेरा तो कोई कमरा नहीं है, हाँ, मैं तो धर्मशाला में सोता हूँ। ओके, तो कहने लगा ये तो बहुत बुरी बात है, हाँ, फिर हमारे लिए तो मर जाने की बात है, हाँ, चलो अभी चलो। हाँ, और हॉस्टल में 4 सीटर है, मैं अकेला रहता हूँ, हाँ, 3 लड़के थे। हाँ, वो अच्छा लड़का था हम्म, मगर थोड़ा बॉडी बिल्डर सा था, पढ़ने लिखने वाला था, हम्म, इसलिए कोई उसके पास टिका नहीं, वो खाली पड़ी थी। ओके, ओके, तो वो कहने लगा वहाँ आप चलो और रहो। मैंने कहा भाई मैं हॉस्टल में कैसे रहूँगा, पैसे तो है नहीं, हाँ, मेरा स्कॉलरशिप मिलेगा हाँ, कब आएगा हाँ, तब की बात है। जी, तो कहने लगा इस बात की आप परवाह मत करो। ओके, तो उसने उसको कैंटीन का ठेकेदार को बुलाया, हाँ, मैस के ठेकेदार को। वो सरदार जी थे सतनाम सिंह, अच्छा, गजब का ऐसे बंदे कम ही पैदा होते हैं। ओके, वो हमारी कैंटीन भी चलाते थे और वहाँ पर मैस भी। ओके, तो उसको कह दिया देखो सतनाम, ये पता है ना गाँव में जानता हूँ, हाँ। क्योंकि हम कैंटीन में तो चाय पीते थे, ठीक, कि ऐसा है ना तो पैसे मिलेंगे, हाँ, जब होंगे जब दे देंगे, हाँ, और ये रहेगा यहाँ, हाँ, ठीक है समझ गया ना? हाँ जी समझ गया। तो वहाँ फिर मैं रहने लगा। तो इत्तेफाक से लोग तो हर प्रकार के होते हैं, उन्होंने शिकायत कर दी ओके, रजिस्ट्रार को। हाँ, तब तक यूनियन के चुनाव हो गए, वो धर्मपाल नांदल, बीपी नांदल कहते थे हम उनको, वो बन गए ज्वाइंट सेक्रेटरी। हाँ, अब रजिस्ट्रार की तो हिम्मत नहीं हुई, वो एक लड़का रहता भी नहीं, उसके हॉस्टल में दाखिला निर्भय से रह रहा है, अच्छा, मेरा नाम ले दिया। हाँ, एवं मैं तो कुछ नहीं, उन्होंने वाइस चांसलर को बताया, ओके। हरद्वार लाल जी थे, ओके, वो हमारे हल्के से एमएलए रहे हैं, अच्छा, बादली से। मेरा वेरी गाँव। वेरी फोर्सफुल एंड डायनेमिक। गजब। हमारे भी हाँ। वेस्ट कॉलेज के वो पैटर्न्स में जी, जी। उनकी गणना तो गजब थे। तो हाँ। वो उनको ये नहीं बताया कि भाई कौन रहता है, वो हम्म। कह रहे मैं देखता हूँ चलो। तो वो दिन में पता चल गया, किसी ने बता दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आप तो इधर उधर चले जाना, हम्म, बेकार में बदमर्जी होगा, आप देख लूंगा। हाँ, तो वो आए रजिस्ट्रार के साथ, हम्म, तो कहने लगे वो अकेला लेटा हुआ था, हाँ, आओ सर आ जाओ। हाँ, कौन रहता है? हाँ। संतराम देसवाल रहता है। हाँ, दाखिला है? हाँ, अगर नहीं है, हाँ, होगा भी नहीं। हाँ, और उसमें क्या खाली पड़ा है, आप रख लो मेरे साथ में, किसको रखोगे? अच्छा, तो फिर चल 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 कोई बात, चलो भाई चलो। ठीक है, तो फिर शाम को मुझे बुलाया, हाँ, उन्होंने कहा कि वहाँ रहते हो? मैं कहा, हाजिर रहता हूँ, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, हाँ, इसलिए रहता हूँ। हाँ। फिर वो चुप रह गए। हाँ, और फिर इस तरह से मैं वहाँ 2 साल रहा। ओके, दाखिला नहीं था, देखो मैं ओके, बताता हूँ, ओके। हालांकि गलत बात थी, हाँ, मगर रहे। ठीक। और वो भी इतने बढ़िया थे, हाँ। सतनाम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, हाँ, कि वो भी हमारी नो ड्यूज पे साइन करके दे देते थे। हाँ, तब मेरा स्कॉलरशिप आया, तब उनकी पेमेंट कर दी सारी। ओके, तो इस प्रकार से एमए अंग्रेजी किया मैंने। ओके, और फिर वो मेरी भूख मिटी नहीं शिक्षा की। जी, तो उसके बाद मैं चाहता था कि एलएलबी में दाखिला लूं, ओके, मगर तभी मुझे नौकरी मिल गई। मानव संसाधन जो ये मंत्रालय है, हाँ। उन दिनों नया नया सा था, ओके, उसमें उसकी इन्वेस्टिगेटर की, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर। ओके, तो मैं दिल्ली चला गया। हम्म, अब वहां पर वो अच्छा महकमा नहीं था हाँ, मेरे हिसाब से, हाँ, भ्रष्टाचार वगैरह हाँ। कुछ था, और इसलिए मुझे तंग करने लगे। हाँ। कभी मुझे आगरा भेज दें, कभी पीलीभीत भेज दें, कभी इलाहाबाद भेज दें। हाँ, तो मैं वहाँ 1.5 साल रहा, मैं दिल्ली टिकने नहीं दी। ओके, तो और फिर मैं मना करूं कि भाई मैं ये वहाँ पर आप रिसर्च करने जाओगे, हाँ। किसी इंडस्ट्री की, हाँ, तो उनकी गाड़ी मिले, हाँ, वही आपको रेस्ट हाउस में रोकेंगी। हाँ। मैंने ये मना कर दिया कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। ओके, तो कुल मिला के वहाँ पे मेरा नहीं बात बनी। ओके, और मैंने फिर हरद्वार लाल जी थे वहाँ, हाँ। उनसे बात की, जी मैं तो वहाँ नहीं बन रही, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ। ओके, छोड़ के आ जाओ, उनका छोड़ के आ जाओ, हाँ। और यहाँ जॉब की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, तो वह नौकरी छोड़ के आ गया, हाँ। और मैंने एलएलबी में दाखिला ले लिया। ओके, कि बाद में देखेंगे नौकरी उसी में एमडीयू में? एमडीयू में ही। ओके, और 3 साल फिर वो किया, हाँ, और तब फिर वो बैजनाथ सिंह जी आ गए थे। ओके, ओके, हमारी सी उम्र वो में वेस्ट कॉलेज से वहाँ? वेस्ट कॉलेज से नए नए आए थे। हाँ, तो कैंटीन पे बैठते थे हम, हाँ, वो सतनाम की कैंटीन थी। हाँ, तो मैं उसका हाई कोर्ट में चाहता था प्रैक्टिस करूं, ओके, और बोल लेता था मैं ठीक ठाक सा, अंग्रेजी भी हिंदी जी, भी।
तो वो फार्म भर रहा था। हाँ। बैजना सिंगल जी आ गए, क्या हाँ। कर रहा है? हाँ। मैंने कहा कि मैं तो वकालत के लिए फार्म भर रहा हूँ। हाँ। कि अच्छा फार्म भर रहे हो, कि घर में कोई वकील है? हाँ। मैं कहा नहीं, हमारे तो रिश्तेदारी में भी नहीं है। हाँ। कि है घर में इस प्रकार की आर्थिक स्थिति है कि 2-4 साल खास को। हाँ। मैं ये तो नहीं है। हाँ। और फिर आप छोड़ो। हाँ। मैं क्यों छोड़ू, मेरी अच्छी चलेगी। हाँ। मेरे अंदर इस प्रकार से था। Spirit थी। हाँ, वो कहने लगे अच्छा ऐसा करो, हम्म। ठीक है, वो सब कुछ है, ये फार्म भर लिया, हम्म। इसको थोड़ा रोक लो ओके। और मेरे मानो कि आप 1 साल मेरे लिए खराब कर दो अच्छा। और हिंदी में दाखिला ले लो। ओके। तो मैंने कहा जी हिंदी में दाखिला क्यों ले लूं? हाँ। कि आप हिंदी में डिबेट में जाते हो, वाद विवाद में, कविता में, तो क्या अर्ज है? हाँ। 1 साल यूँ लगा लियो कि प्रैक्टिस ही कर रहे हो। ओके। तो मैंने हिंदी में दाखिला ले लिया। ओके। फिर एमए हिंदी किया, वहाँ से मेरे अच्छे नंबर आए। हाँ। फिर एमफिल, पीएचडी। वो एमफिल का मेरा डिसर्टेशन का परिणाम भी नहीं आया था, उससे पहले मेरी नियुक्ति हो गई सोनीपत ओके। छोटरामारी कॉलेज में। अच्छा। और फिर वहाँ से चूँकि पढ़ने में तो मैं ठीक था, हाँ। तो वह यूजीसी की फेलोशिप लेके फिर मैं पीएचडी के लिए आ गया। ओके। फिर दोबारा से आ गया ओके। मैं सिद्धांत विश्वविद्यालय में, और वहाँ फिर 2 साल रहा और फिर पीएचडी करके फिर मैं सारी उम्र मैंने एक प्राध्यापक के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त तो हुआ। साथियों, आपने देखा, इसको कहते हैं हिंदी के प्रति लगाव। मैं ये मानता हूं कि एमए इंग्लिश करने के बाद आप LLB करने के बाद। और एलएलबी की सोच रखने के बाद, एलएलबी की नहीं आपने की? हाँ, हाँ। अब रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ मैं। अच्छा। ओके। ओके। तो लेकिन आप जब एलएलबी का फॉर्म भर रहे थे, वो रजिस्ट्रेशन का। हाँ हाँ, तो तब तो आप एलएलबी के लिए नहीं गए, तब तो आपने एमए हिंदी किया। वो एलएलबी करके कर चुके थे। अच्छा। और वकालत के लिए एडवोकेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके। तो कहने का भाव ये है, मैं इसको एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ विजेश्वर जी, कि आप एमए इंग्लिश हों, एलएलबी हों, और उसके बाद आप हिंदी के प्राध्यापन का काम करें, तो मैं समझता हूँ इसमें एक अलग तरह की मैच्योरिटी और हिंदी भाषा के प्रति आपका अलग से लगाव आपका झलकता है, और उसी के कारण आज श्री संतराम देशवाल जी डॉक्टरेट भी कर बैठे हैं और इनका बहुत बड़ा नाम है। देशवाल साहब, कृपया बताने का कष्ट करें, आपने अब तक कितनी पुस्तकें लिखी हैं और कौन सी प्रमुख हैं? इससे पहले एक बात और रह गई। हाँ, बताइए। क्योंकि बात ही चली है तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ जी। कि उसके बाद में पत्रकारिता की। अच्छा। मैंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर रखा है। ओके। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर रखा है। ओके। फ्रेंच भाषा में प्रमाण पत्र कोर्स कर रखा है। ओके। ये रेगुलर किया, ये बाद में किए थे। बहुत अच्छा। और फिर मैं लिखने लगा अखबारों में, अच्छा। साथ साथ लिख रहा था जब मैं विद्यार्थी था। जी। और फिर वो सिलसिला जब मैं वहां पर प्राध्यापक नियुक्त हो गया तब भी चलता रहा। अच्छा। और मैं कोई सा हिंदी का अखबार नहीं होगा हाँ। जिसमें मैं संवाददाता नहीं रहा हूँ या मैंने लिखा नहीं हो। मैं लिखा था, मेरे से लिखवाते थे विशेष रूप से Right. संपादक कि आप विश्लेषणात्मक समाचार लिखो। Okay. कोई घटना घट गई हाँ। तो वो अपने संवाददाता को ना कह के मुझे कहते थे आप रिपोर्टिंग करो इसकी सारी, ओके। और अच्छी रिपोर्ट करो। ओके। तो मैं ट्रिब्यून में, दैनिक ट्रिब्यून में करता था, हरिभूमि में करता था, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, Okay. जनसत्ता। ओके। और बाद में फिर वो तो मैंने छोड़ दिया। हम्म। और फिर बाद में इन तकरीबन सभी समाचार पत्रों में मैं जितने भी प्रमुख हिंदी के सम- समाचार पत्र। हाँ स्तंभकार भी रहा। अच्छा। मेरे नाम से स्तंभ आते थे। ओके। संस्कृति दर्पण, समाज दर्शन, मुद्दे की बात, लोकधारा, गागर में सागर, बहुत- साहित्य लोक, बहुत- नवसाक्षरों का कोना, बहुत- ये मेरे नाम से कॉलम छपते थे। ठीक। तो ये 10-12 साल सिलसिला चला। फिर किसी कारण से
मैंने वो छोड़ दिया जी वो, ये कभी फिर बताऊंगा। जी जी और फिर बैजनाथ सिंघल ने मुझे कहा हाँ। कि आपकी रचनाएं जो मैं छपती है अखबारों में, लोग उनको अपनी बना के छाप रहे हैं, तो आप इनको पुस्तकाकार दो। अच्छा वो चले गए स्वर्ग में, हाँ। मैं उनको नमन करता हूँ उनकी याद को। वाकई मैं भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा रखता हूँ, क्योंकि हमारे साथ हमारे वो कुलीग रहे, जी वेरी लर्नेड पर्सन, जी। वेरी लर्नेड। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप पुस्तकाकार दो इनका। हाँ जी तो मैंने कहा जी मेरी पुस्तक कौन छापेगा? हाँ तो वो कहने लगे ये बात मत कर, तू हाँ। सारा लिख के ला। हाँ तो मैं वो उन सारों को, ललित निबंध थे वो, हाँ तो 40 ललित निबंध लाया ओके छाट के। उन्होंने उसकी भूमिका लिखी दमदार। ओके पहली पुस्तक थी मेरी लोकालोक। अच्छा वो उससे पहले कि देख पाते उस हाँ। पुस्तक को, वो चले गए हाँ हाँ और वो मेरी छपी, वो पुरस्कृत हुई पहली पुस्तक अच्छा। अकादमी से। ओके तो वो ललित निबंध की पुस्तक है। ओके और इस प्रकार से मेरी 6 तो ललित निबंध की पुस्तक है। ओके लोकालोक, आंगन में मोर नाचा किसने देखा, लोकपथ, संस्कृति दर्पण और संस्कृति का स्वरूप और भूमंडलीकरण, 21वीं सदी के ललित निबंध। ओके तो ये ललित निबंध का शायद मैं समझता हूँ अब लेखन प्रचलन कम हो गया। हाँ और यहाँ हरियाणा में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया जो ललित निबंध लिखता हो। बिल्कुल। और पिछले दिनों अकादमी ने जो उनकी पत्रिका हरिगंधा, जी। उसका निबंध विशेषांक निकाला था। ओके उसका अतिथि संपादन मैंने किया था। जी तब सारे देश के विद्वानों से बात की थी। ओके तो अब कोई एक आध को छोड़ के कोई वर्तमान में ललित निबंध नहीं लिख रहा। राइट और मेरा जो मुख्य लेखन का आधार ललित निबंध ही है अब ठीक भी। है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 मेरे काव्य संग्रह हैं ओके और 5 मेरी पुस्तकें हैं लोक साहित्य से संबंधित, जी जो कि अपने आप में विरली मैं इसलिए कहूँगा हाँ कि कुछ विधाएं ऐसी हैं कि जिनका भी सैद्धांतिक पक्ष निर्धारित नहीं हुआ था। ओके उनको जैसे एक कड़का होता है, एक विधा है हाँ कड़का, हम्म। बात एकदम से कोई आपको बात कहे, काव्यात्मक आपको कहेगा हाँ। और आप उसको काव्यात्मक रूप में ही जवाब दोगे। जवाब। एक ऐसी कथासी होती है, ओके तो उसको कड़का कहते हैं, लोक कड़का। ओके तो वो अभी तक सैद्धांतिक पक्ष नहीं था, वो मेरी पुस्तक आई है। अच्छा और ये जो लोक आलोक है उसके साथ साथ जब ये पुरस्कृत हो गई तो अकादमी ने मेरी पुस्तक छापी थी हरियाणा संस्कृति और कला। ओके उसके कई संस्करण निकल चुके हैं। Right. बहुत संस्कृति जो लोक संस्कृति हरियाणा की, उसको कला को लेके वो रेफरेंस बुक है, ओके संदर्भ उसके लिए जाते, पाठ्यक्रम में निर्धारित है। ओके तो ये 5-6 पुस्तकें उसकी लोक साहित्य की हैं। और एक ग्रंथावली है, ओके जनकवि मेहर सिंह हुए हैं, हाँ जी जनकवि मेहर सिंह ग्रंथावली, Right. वो मैंने संपादित की है। ओके अभी नवगीत की पुस्तक मेरी आएगी। ओके संस्मरण की अभी हाँ। लोकार्पण नहीं हुआ हाँ, अभी है। भी- यात्रा वृत्तांत अभी पिछले दिनों आई थी मुझे, Right. सफर जारी है, राइट वो तो लोकार्पित हो चुकी है। इस प्रकार से बस मेरा शौक है लिखने बहुत पढ़ने का। बहुत और अब भी मैं 7-8 घंटे पढ़ता हूँ, बहुत कम अच्छी से बात। कम। बहुत अच्छी बात है। ये लेखन मेरी के लिए जीवन पढ़ना यात्रा है। अति आवश्यक है। हाँ, ये मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि यदि मैं अंग्रेजी में होता हाँ तो शायद मैं साहित्यकार हिंदी का नहीं हो पाता। बिल्कुल। जितना मैं तो समझता नहीं मैं अच्छा साहित्यकार हूँ, पर जो भी है मैं इतना नहीं लिख पाता। अंग्रेजी में लिखता था पहले, यस तो वो अंग्रेजी में मैंने छोड़ दिया। और मुझे भी ये लगा कि अंग्रेजी में लिखता तो मैं पहले तो सोचता जाहिर है हिंदी में, यस फिर उसको मैं अंग्रेजी में रूपांतर करता, हाँ। तो वो रूपांतर इतना बढ़िया नहीं होता। नहीं तो ये मेरे दिल के करीब की भाषा थी। बिल्कुल। और आज हिंदी दिवस है, तो इस अवसर पर मैं श्रोताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि आपके दिल के करीब जो भाषा है बिल्कुल वो आपकी हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई भाषा हो सकती है, Yes, हरियाणवी हो yes, सकती है। yes. आप उसी में यदि सृजनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। तो उसमें आप ज्यादा सफल होंगे। तो श्रोताओं, ये थी पते की बात डॉक्टर संतराम ने बताई। हम अपनी इस वार्ता का एक हिस्से को यहीं समाप्त करते हैं और
अपने अगले हिस्से में हम उस बात की शुरुआत करते हैं जिसको वशिष्ठ साहब ने शुरू किया था। तो हमारी अगली वार्ता आप हमारे अगले भाग में